नमस्कार साथियों, हमारे YouTube के ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। कार्बन एवं उसके यौगिक अपन जो है पढ़ रहे थे और उसके अंतर्गत 3 पार्ट में आपके सामने लेके आ चुका हूँ। आज चौथा पार्ट जो है हम कार्बनिक यौगिकों के नामकरण के संबंधित जो है विधियाँ हैं, उन विधियों में रूढ़ नाम पद्धति और व्युत्पन्न नाम पद्धति जो है हम कर चुके हैं। आज जो है तीसरी पद्धति IUPAC पद्धति के नाम से हम जो है देखेंगे। देखिए, तीसरी पद्धति जो IUPAC नाम पद्धति है, इस पद्धति में एक ऐसी संस्था का निर्माण किया गया, एक ऐसी संस्था बनाई गई, ऐसा यूनियन, एक जो इंटरनेशनल यूनियन ऐसा बनाया गया जिसके अंतर्गत जो रसायनज्ञ थे, उन रसायनज्ञों ने कार्बनिक यौगिकों के नामकरण के कुछ महत्वपूर्ण नियम दिए। अब ये जो नियम थे वो कार्बनिक यौगिकों के नामकरण में सर्वत्र जो है यूज आने वाले हैं, सभी जगह जो है एक समान रूप से मान्य होने वाले थे। अब जो ये जो नियम थे, उन नियमों के आधार पर जब कार्बनिक यौगिकों का जो नामकरण किया गया, तो जो नामकरण उसका किया गया, वो जो नाम है उस तत्व, उस यौगिक का, उस कंपाउंड का जो वो नाम है, वो नाम सर्वत्र मान्य होगा, यानी कि सभी जगह पर समान रूप से वो मान्य होगा। देखिए, कुछ ऐसे नियम दिए रसायनज्ञों ने। पहला नियम तो ये दिया कि कभी भी जो कार्बनिक यौगिक है, उन कार्बनिक यौगिकों का जो नामकरण होगा, सरल यौगिक जो होंगे कार्बनिक यौगिक, उनका जो है पहले तो एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के अंदर उनको क्लासिफाइड कर दिया गया, विभाजित कर दिया गया। क्लासिफाइड करने का जो मुख्य जो आधार था वो था हाइड्रोकार्बन यौगिक और उनकी संतृप्तता और असंतृप्तता के आधार पर, यानी कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड जो कंपाउंड है, उन कंपाउंड्स के आधार पर उनको जो है वर्गीकरण किया गया। तो हमने देखा कि संतृप्त यौगिकों के अंदर सबसे पहले एल्केन श्रेणी को रखा जाता है, जिसके अंदर कार्बन कार्बन के मध्य जो है सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। फिर बाद में हमने जो है अनसैचुरेटेड यानी कि असंतृप्त यौगिकों के अंदर हमने देखा कि इनके अंदर एल्कीन और एल्काइन श्रेणी में रखा जाता है, जिसके अंदर एल्कीन और एल्काइन में क्रमशः डबल बॉन्ड व ट्रिपल बॉन्ड का यूज किया जाता है। तो देखिए, इनके अंदर जो सबसे पहला जो नियम था वो था कि कार्बनों की संख्या के आधार पर उन यौगिकों का जो है उसमें एक पहले पूर्व लग्न निर्धारित किया जाएगा, यानी कि जो हम अंग्रेजी में जिसे प्रीफिक्स कहे या फिर हिंदी के अंदर हम जिसे उपसर्ग कहे, यानी कि किसी शब्द के आगे जुड़ने वाला शब्द, यानी कि पूर्व लग्न। देखिए, वैज्ञानिकों ने जो पूर्व लग्न निर्धारित किए गए थे वो कार्बनों की संख्या के आधार पर किए गए थे। अब जो कार्बन की संख्या है उसके आधार पर जो है, कार्बन परमाणुओं की जितनी संख्या है उसके आधार पर जो है उस यौगिकों के अंदर उनकी उपस्थिति के आधार पर जो है पूर्व लग्न एक जो है निर्धारित किया गया। अब जो वो पूर्व लग्न था वो देखिए कार्बन परमाणुओं की संख्या के ऊपर आधारित था। सबसे पहले बात करते हैं हम प्रीफिक्स की। देखिए, यानी कि पूर्व लग्नों की बात करेंगे। अब जो ये पूर्व लग्न जो थे, ये पूर्व लग्न कार्बन परमाणुओं की संख्या के आधार के ऊपर आधारित थे। देखिए, कार्बन परमाणु की एक तरफ लेते हैं कार्बन परमाणु की संख्या और एक तरफ लेते हैं इनका पूर्व लग्न, यानी कि इनका नाम के आगे क्या लगेगा। देखिए, कार्बन जब यौगिक में कार्बन एक होगा, कार्बन की संख्या जब एक होगी तो उस पूर्व लग्न का हम जो यूज करेंगे उसका नाम होगा मैथ, यानी कि उसका नाम क्या होगा, मैथ। जब कार्बन की संख्या 2 होगी तो उसका नाम होगा एथ। जब कार्बन की संख्या 3 होगी तो उसका नाम होगा प्रोप। जब कार्बन की संख्या 4 होगी तो उसका नाम होगा ब्यूट। जब कार्बन की संख्या 5 होगी तो उसका होगा नाम पेंट। जब कार्बन की संख्या 6 होगी तो उसका नाम होगा हेक्स। जब कार्बन की संख्या 7 होगी तो उसका नाम होगा हेप्ट। जब कार्बन की संख्या 8 होगी तो उसका नाम होगा ऑक्ट। और जब कार्बन की संख्या 9 होगी तो उसका जो है
पूर्व लग्न होगा नैन, और जब कार्बन की संख्या 10 होगी तो उसका जो है उनका पूर्व लग्न जो लगाया जाएगा उसका नाम होगा डेक। यानी कि इसके आधारित जो है हमने कार्बन परमाणुओं की संख्या के आधार पर जो है हमने विभिन्न प्रकार के जो प्रीफिक्स निर्धारित किए रसायनज्ञों ने, उसके बारे में हमने अभी तो देखिए मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नैन और डेक, यानी कि ये जो थे वो पूर्व लग्न थे। जो दूसरा नियम इसके संबंधित जो दिया गया था वो दिया गया था अनुलग्न संबंधित नियम। ये पहली बात की हमने प्रीफिक्स की, और जब नामकरण में या यूपीएससी पद्धति के अनुसार जब रसायनज्ञों ने अपने महत्वपूर्ण जो नियम दिए, उस नियम में दूसरा जो नियम था वो था अनुलग्न का। अनुलग्न यानी कि सफिक्स, यानी कि हम हिंदी में जिसे प्रत्यय जिसे नाम देते हैं, ये इसको कहा गया। देखिए जब कार्बनिक यौगिकों का जब नामकरण किया गया तो उनको जो मैं आपको पहले ही बता दिया आपको कि उनको जो है एल्केन, एल्कीन और एल्काइन श्रेणी में बांटा गया कार्बन परमाणुओं के बॉन्ड के आधार पर, बंध के आधार पर। तो देखिए अनुलग्न किस प्रकार से लगाया जाएगा, तो देखिए जब कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड होगा, दूसरा होगा कार्बन कार्बन के मध्य कार्बन कार्बन के मध्य जब सिंगल बॉन्ड होगा, दूसरे के अंदर देखेंगे कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड होगा, और तीसरे में देखें कि कार्बन कार्बन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड जब होगा। तो देखिए किस प्रकार से उन यौगिकों में उनके जो है अनुलग्न जो यूज आएगा वो देखते हैं हम। देखिए जब हमको पता है कि जब कार्बन कार्बन के मध्य जो एकल बॉन्ड जब होता है तो वो किस श्रेणी में आता है, एल्केन श्रेणी में आता है। एल्केन श्रेणी में जब आएगा तो इसका जो है अनुलग्न क्या होगा, एन होगा। क्या होगा, एन जब होगा तो इसका अंग्रेजी में नाम लिखेंगे तो ANE आएगा, पहली बात। दूसरी बात है कि जब कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड जब होगा तो वो श्रेणी होगी एल्कीन श्रेणी, और जब एल्कीन श्रेणी होगी तो उसके अंदर जो है अनुलग्न क्या आएगा, ईन आएगा, और जब ईन आएगा तो क्या होगा, ENE। तीसरी जब बात करें कि कार्बन कार्बन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड जब आएगा, तो जब ट्रिपल बॉन्ड आएगा तो वो कौन सी श्रेणी होगी, एल्काइन श्रेणी होगी, और एल्काइन श्रेणी जब होगी तो उसका जो अनुलग्न होगा वो आइन होगा, आइन मतलब YNE। तो देखिए हमने जो है पूर्व लग्न और अनुलग्न दोनों प्रकार के जो महत्वपूर्ण नियम थे उनके बारे में हमने बात की, और विभिन्न प्रकार के पूर्व लग्न और जो है अनुलग्न किस प्रकार से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जो है यूज लिए जाएंगे उसके बारे में हमने बात की। अब नेक्स्ट बात आती है, सबसे पहले जो है इनके सभी के अलग अलग प्रकार से जो है नियम होंगे, अलग अलग प्रकार से नामकरण के जो नियम होंगे, उसके अंदर सबसे पहले हम देखेंगे एल्केन का नामकरण, यानी कि नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन। एल्केन श्रेणी जो है, इस एल्केन श्रेणी का दूसरा नाम जो है इसको पैराफिन्स कहा जाता है। पैराफिन्स कहा कि इनके मध्य जो कार्बन कार्बन आपस में बंधे हुए होंगे वो कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य एकल बॉन्ड जब पाया जाएगा तो उसको हम कहेंगे एल्केन श्रेणी। इनकी श्रेणी का जो सामान्यतः जो सूत्र होगा वो होगा CnH2n। एक बार पुनः दोहराता हूं, CnH2n। यहाँ पर n जो है हम लेंगे कार्बन परमाणुओं की जो संख्या होगी उस यौगिक में उपस्थित उनकी संख्या को हम लेंगे। तो देखते हैं एल्केन का नामकरण। तो देखते हैं एल्केन का नामकरण। एल्केन का नामकरण, देखिए एल्केन का नामकरण जब करेंगे तो देखिए एल्केन जो है इनको हम संतृप्त यौगिक, या इनका दूसरा नाम है इनको पैराफिन्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पैराफिन्स या संतृप्त यौगिक। अब देखिए दूसरे नंबर पर बात करें कि इनका जो यौगिक होगा इस श्रेणी का, इस यौगिक का जो सामान्य सूत्र होगा वो होगा CnH2n+2। ये इनका सामान्य सूत्र होगा। यहाँ पर जो है
n बराबर क्या होगी, कार्बन परमाणुओं की संख्या। ये जो है हमने एल्केन का नामकरण पढ़ने से पहले जो है इसके बारे में हमने देखा। अब देखिए, जब नामकरण किया जाएगा तो जो कार्बन की जो चेन होगी, जो श्रृंखला होगी, कार्बन की जो श्रृंखला होगी, सबसे पहले जो नामकरण करते समय ध्यान रखना है कि सर्वप्रथम जो है सबसे लंबी जो श्रृंखला होगी उसका चयन किया जाएगा। अब जो लंबी श्रृंखला होगी, उन लंबी श्रृंखला के जो बाहर जो एक समूह जुड़ा हुआ होगा, उस समूह का एक और नाम दिया जाएगा, उनका नाम होगा प्रतिस्थापी समूह। प्रतिस्थापी समूह वे समूह होंगे जो मुख्य श्रृंखला होंगे, उस मुख्य श्रृंखला के साइड में जुड़े हुए होंगे, यानी कि बाहर की ओर जुड़े होंगे। अब मान लिया कि दोनों तरफ से जब चयन का जो है अपन चयन कर रहे हैं, लंबी श्रृंखला का चयन कर रहे हैं, तो उस ओर से श्रृंखला का चयन जो है क्रमांक उस ओर से होगा जिस और जो है प्रतिस्थापकों की संख्या जो क्या होगी, अधिक होगी। अगला नियम जब देखें कि यदि एक से अधिक जो है समान प्रतिस्थापित समूह जो है उनकी संख्या दर्शाने के लिए जो है विभिन्न प्रकार के, जब एक से अधिक जो प्रतिस्थापित समूह होंगे तो उनके लिए जो प्रतिस्थापियों की संख्या जो है उन्हें दर्शाने के लिए भी उनके आगे एक जो है विशेष प्रकार का प्रतिस्थापित शब्द या फिर उनको जो है अनुलग्न बोला जाए तो वो भी हम यूज में लेंगे। तो देखिए, जब प्रतिस्थापित संख्या जो है एक होगी तो उसको हम जो है मोनो नाम करके उसको टंग करेंगे। देखिए, एक मैं और बात बता देता हूं आपको कि ये यहां पर लिखते हैं प्रतिस्थापी की संख्या, यानी कि जब एक से अधिक प्रतिस्थापी या फिर एक से अधिक समान मात्रा में जब प्रतिस्थापी जो है एक संख्या से अधिक उपस्थित होंगे तो उसके लिए जो है प्रतिस्थापी की संख्या भी क्या करेंगे, उनको नाम अलग करके एक टंग किया जाएगा। देखिए, एक तरफ लेते हैं प्रतिस्थापी की संख्या और एक तरफ लेते हैं हम प्रतिस्थापी संख्या का जो है अनुलग्न, पूर्व लग्न। देखिए, इनके लिए जो प्रयुक्त शब्द है, देखिए, जब प्रतिस्थापी की संख्या एक होगी तो उसका नाम होगा मोनो, ठीक है। जब प्रतिस्थापी की संख्या दो होगी तो उसका नाम होगा डाई, जब तीन होगी तो उसका नाम होगा ट्राई, जब चार होगा तो उसका नाम होगा टेट्रा, जब पांच होगी तो पेंटा, छह होगी तो हेक्सा, सात होगी तो हेप्टा, आठ होगी तो ऑक्टा, जब 9 होगी तो उसका नाम रखेंगे नैना, और जब 10 होगी तो उसका नाम रखेंगे डेका। ये विभिन्न प्रकार के जो है हमने प्रयुक्त जो है शब्दों के बारे में हमने विस्तार से देखा। अब जो है विभिन्न प्रकार के जो प्रतिस्थापी समूह जो होंगे उन प्रतिस्थापी समूह के किस प्रकार से नाम होंगे, तो देखिए, प्रतिस्थापी समूह के नाम, प्रतिस्थापी समूह के नाम या कुछ महत्वपूर्ण जो है प्रतिस्थापी समूह। देखिए, सबसे पहले देखिए, जब मुख्य जो लंबी श्रृंखला होगी उसके बाहर की ओर जब CH3 समूह जुड़ा हुआ होगा तो उसको नाम देंगे मैथिल, ये तो मैथिल है। जब दूसरा जो है और दूसरा कोई समूह होगा तो वो होगा CH2CH3, जब ये समूह जुड़ा हुआ होगा तो उसका नाम होगा एथिल, क्या नाम होगा, एथिल। और जब तीसरा समूह और जुड़ा हुआ होगा कि CH2 CH3 जब जुड़ा हुआ होगा तो इसका नाम होगा प्रोपिल। अगला समूह देखें तो देखिए, CH तो इसको नाम देंगे आइसोप्रोपिल, प्रोपिल। अगला प्रतिस्थापी देखें तो देखिए,
जो है जब क्लोरीन, तो इसका नाम होगा क्लोरो। Br यानी कि ब्रोमो। आई यानी आयोडो। ब्यूटिल। और F जब होगा फ्लोरो, और जब N होगा तो उस प्रतिस्थापी का क्या नाम देंगे? नाइट्रो। इन सब ये जो है आगे किसी एक मुख्य श्रृंखला से जुड़े हुए होंगे, तब इनका नाम क्या देंगे? एक विशेष प्रकार के इनको नाम जो है शो कर दिया जाता है। अब देखिए नेक्स्ट बात जो है हम करते हैं कि प्रतिस्थापियों का जो है अंकन किस प्रकार से करेंगे। तो देखिए प्रतिस्थापियों को जो है कम अंक दिए जाते हैं, कम अंक दिए जाते हैं यदि दो प्रतिस्थापियों को समान अंक मिले, यानी कि जब दोनों तरफ से चयन को जब हम चयन करें, तो मान लिया कि इस तरफ से जो दाएं तरफ से जब श्रृंखला का चयन किया जाए तो 2 नंबर पर प्रतिस्थापी है, और इधर से जब बाएं तरफ से जो है श्रृंखला का चयन किया जाए इधर भी 2 नंबर पर प्रतिस्थापी है, यानी कि समान अंक जब प्रतिस्थापी को मिले तो हम जो है उनकी जो अंग्रेजी जो शब्द होगा उस अंग्रेजी शब्द के आधार पर उनका जो है जो पहले वर्ड जो आता है उसका जो है नामकरण उसके अंदर किया जाता है। जब भी हम नाम लिखें तो जब नाम लिखते हैं तो उनके हिंदी का जब नाम होगा तो उनके मध्य जो है कॉमा का यूज किया जाता है, यानी कि जब 2 हिंदी नाम आ जाएंगे तो उनके मध्य जो है कॉमा यूज लेंगे, और जब 2 अंग्रेज गणित के जो अंक आएंगे, गणित के अंक आएंगे, उनके मध्य जो है डैश का यूज लेंगे, यानी कि इस चिन्ह को बोला जाता है हाइफन। क्या बोला जाता है? हाइफन। इस हाइफन का उपयोग कब करते हैं? जब अंक आ जाता है बीच में, तो हाइफन का उपयोग किया जाता है। तो देखते हैं हम विभिन्न प्रकार से जो है विभिन्न प्रकार के जो नियम हैं उन नियमों के ऊपर आधारित जो है विभिन्न प्रकार के कुछ यौगिक लेते हैं और उनका नामकरण करके देखते हैं। देखिए सबसे पहले एक सरल यौगिक लेते हैं CH4। जब CH4 की संरचना बनाई अपन तो देखिए इसमें कार्बन परमाणुओं की संख्या कितनी है? 1। और जब कार्बन परमाणुओं की संख्या 1 होती है तो हम उसका जो है पूर्व लग्न लगाते हैं मैथ। जब कार्बन इनके मध्य जो है क्या कौन सा बंध है? सिंगल बॉन्ड है। तो सिंगल बॉन्ड जब होगा तो इसके पीछे हम कौन सा अनुलग्न लगाएंगे? N लगाएंगे। जब N लगाएंगे तो इसका नाम क्या बन जाएगा? मैथेन बन जाएगा। दूसरा नंबर देखें C2H6। C2H6 देखिए ये 2 कार्बन है और हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कितनी है? यहाँ पर 6 है। जब हाइड्रोजन परमाणु की संख्या 6 हो गई तो देखिए कार्बन परमाणु की संख्या कितनी है? 2 होगा तो कौन सा शब्द यूज में लेंगे पूर्व लग्न का? F। और जब कार्बन परमाणुओं के जो है आपस में किस बॉन्ड से जुड़े हुए हैं? सिंगल बॉन्ड से। सिंगल बॉन्ड से जब जुड़े हुए होंगे तो उसका जो है हम पीछे जो अनुलग्न लेंगे वो कौन सा लेंगे? N लेंगे, यानी कि कौन सा हो जाएगा? एथेन। अब यहां पर आपको बोल दिया जाए कि जो है मान लिया कि आपको पूछ लिया गया कि प्रोपेन का संरचना सूत्र बनाइए, संरचना सूत्र बताइए, ये प्रश्न आपको पूछ लेंगे। अब आपको प्रोपेन का जो है सबसे पहले अणुसूत्र क्या होता है वो अणुसूत्र ज्ञात करना होगा। अणुसूत्र ज्ञात हमको कैसे होगा? तो देखिए यहाँ पर जो है प्रोप आ जाएगा, प्रोप प्लस N। ठीक है। अब प्रोप जो है कितने कार्बन की संख्या होती है इसके अंदर? मैथ एथ प्रोप, यानी कि कार्बन की संख्या कितनी होगी? 3 होगी। जब N पीछे होगा तो हम हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कैसे निकालेंगे? तो देखिए इसका जो सामान्य सूत्र मैंने आपको एल्केन का बताया था वो बताया था CnH2n+2।
ये सूत्र बताया था। इस सूत्र में n की जगह जो है कार्बन की मान रख लेंगे। तो देखिए C3H2 की जगह 2, n की जगह 3 प्लस 2। अब देखिए C3H 2 3 6, 6 प्लस 2 8, यानी कि C3H8 ये किसका सूत्र हो जाएगा? प्रोपेन का सूत्र हो जाएगा। इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के आपको कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पर जो है आपको ये पूछे जा सकते हैं, इनके अणु सूत्र बनाना या फिर जो इनका यौगिक सूत्र होता है ये यौगिक सूत्र भी पूछा जा सकता है। दूसरे नंबर पर देखते हैं कि जो है तीसरे नंबर पर, और यदि हम किसी प्रकार से एक और जो है परमाणु को काम में लें, और देखिए जैसे मान लिया कि C4H10 ये है ब्यूटेन का सूत्र। ब्यूटेन का सूत्र है यानी कि ब्यूट प्लस एन, इनकी जब संरचना बनाएंगे तो वो क्या बनाएंगे? मैथ एथ प्रोप ब्यूट का 4 कार्बन और हाइड्रोजन परमाणु जोड़ देंगे इसके चारों तरफ, 4 संयोजकता पूरी करने के लिए। अब आंख मूंद करके इन हाइड्रोजन की संख्या को आप काउंट कर लें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि ये 10। क्लियर? अब आगे की बात, और यदि हम किसी प्रकार से और यौगिकों की जब बात करें तो देखिए अपन बात करते हैं, एक और चेन लेते हैं यहाँ पर CH3 CH2 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 CH3। जब ये चेन हमने ली तो देखिए इसके अंदर कार्बन परमाणु की संख्या कितनी है? तो देखिए 1 2 3 4 5, 5 कार्बन की संख्या। हमको पता है कि जब 5 कार्बन की संख्या होगी तो वो किस में जाएगा? पेंट में जाएगा। जब पेंट में जाएगा तो, और जब सिंगल बॉन्ड से जब जुड़े हुए हैं तो इसके पीछे जो अनुलग्न आएगा वो कौन सा आएगा? एन आएगा। जब एन अनुलग्न आएगा तो ये क्या बन जाएगा? पेंटेन बन जाएगा। और मैंने आपको पहले बता दिया था कि पेंटेन को जो है क्या लिखा जाता है? जब सीधी श्रृंखला हो तो उसको, असाकित श्रृंखला हो तो उसको क्या लिखा जाता है? एन पेंटेन करके इसको लिखा जाता है, नॉर्मल पेंटेन नाम करके इसको लिखा जाता है। देखिए अगला और एक यौगिक लेते हैं। देखिए CH2 CH3 और यहाँ पर एक प्रतिस्थापी समूह जुड़ा हुआ है CH3। जब ये सब जो है जुड़ा हुआ है, अब हमको क्या करना है? इसका जो है IUPAC नामकरण करना है। अब देखिए IUPAC नामकरण इसका किस प्रकार से करेंगे? तो देखिए हमको सबसे पहले क्या करना होता है? नियम क्या है कि सर्वप्रथम जो है हमें एक लंबी चेन का जो है चयन करना है। दूसरा नंबर हमने नियम देखा कि चेन का नियम जो चेन का जो है नामांकन उस तरफ से होगा जिस तरफ से जो है प्रतिस्थापी समूह पहले उपस्थित होगा। देखिए हम यदि यहाँ से हम जो है कार्बन की चेन का जो है चयन करें तो हम यहाँ से जो है गलत दिशा की तरफ बढ़ते जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो है एक प्रतिस्थापी समूह जुड़ा हुआ है, इस प्रतिस्थापी समूह तो वो है दूसरी तरफ जुड़ा हुआ। यदि मैं यहाँ से श्रृंखला का चयन करूं या फिर यहाँ पर करूं 1 2 3 4 या फिर मैं यहाँ पर करूं तो 1 2 3 4, यानी कि ये 2 पर जो है एक प्रतिस्थापी समूह जुड़ा हुआ है। यदि इधर से लेता हूं तो ये प्रतिस्थापी समूह है और जब इधर से लेता हूं तो ये प्रतिस्थापी समूह है। अब किसी प्रकार से हमको जो है एक तरफ से हम किसी सिमिलर, दोनों सिमिलर है तो हम एक प्रकार से इसका जो है श्रृंखला का चयन करेंगे। तो मैंने श्रृंखला का चयन किया यहाँ से कि 1 2 3 4, कितने कार्बन है? 4 कार्बन जब हैं और 4 कार्बन जब होंगे तो उसका नाम क्या होगा? मैथ एथ प्रोप और ब्यूट। ठीक है, मैथ एथ प्रोप ब्यूट। जब मैथ एथ प्रोप ब्यूट है, दूसरे नंबर पर हम क्या ध्यान रखेंगे कि सबसे पहले जो है हम प्रतिस्थापी समूह देखेंगे और प्रतिस्थापी समूह कौन से नंबर पर हैं वो हम देखेंगे। तो देखिए 2 नंबर कार्बन है, उसके आगे जो है CH3 इसके बाहर की तरफ जो है समूह जुड़ा हुआ। अब ये जो CH3 समूह है तो मैंने आपको CH3 समूह जो है उसका नाम बताया था मैथिल समूह। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले मैंने आपको बताया प्रतिस्थापी जिस नंबर के कार्बन पर उपस्थित है उसकी संख्या लिखी जाती है। तो देखिए 2 और अंक और शब्द के मध्य मैंने बोला था आपको हाइफन शब्द लगाने का, तो ये हाइफन शब्द डैश लगा दिया। अब जो है कौन सा समूह उपस्थित है? 2 मैथिल। मैथिल और जो है पूरी श्रृंखला क्या हो जाएगी? 2 मैथिल ब्यूटेन, 2 मैथिल ब्यूटेन। ये हो गया एक प्रकार से इसका IUPAC नाम। अगली और एक श्रृंखला देखते हैं अपन।
देखिए CH3 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 और CH3। अब देखिए इसमें क्या है कि हमको एक श्रृंखला का चयन करना है, लंबी श्रृंखला का, और उसके प्रतिस्थापी के नाम के हिसाब से हमको इसका नामकरण करना है। देखिए अब मैं किसी प्रकार से यदि श्रृंखला का चयन करूं, चारों ओर से करूं, तो भी मेरी जो श्रृंखला का चयन है इसमें कार्बन की ज्यादा से ज्यादा संख्या कितनी रह सकती है। देखिए चारों ओर से करके देखिए 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, यानी कि चारों ओर से समान रहने वाली है, यानी कि कार्बन की संख्या कितनी रहने वाली है, 3 रहने वाली है। जब 3 संख्या रहने वाली है तो मैं एक और से किसी और से भी जो है इसका श्रृंखला का चयन कर सकता हूं। तो मैंने यहां से किया 1 2 3, ये मैंने श्रृंखला का चयन किया 1 2 3। और देखिए इस ये 2 नंबर वाला कार्बन है, इसके आगे बाहर की तरफ 2 मैथिल समूह जुड़े हुए हैं। जब 2 मैथिल समूह जुड़े हुए हैं तो हम श्रृंखला का जो है नामकरण करते समय 2 2, जब 2 प्रतिस्थापी समूह जुड़े हुए हैं तो उसका नाम क्या हो जाएगा 2 2 डाई, ठीक है, 2 2 डाई मैथिल, और 3 कार्बन परमाणु होंगे तो क्या नाम होगा उसका 2 2 डाई मैथिल प्रोपेन। क्या नाम होगा 2 2 डाई मैथिल प्रोपेन। ये हमने जो है विभिन्न प्रकार से एल्केन का नामकरण किस प्रकार से किया जाता है इसके बारे में हमने देखा। आगे के और यदि यौगिक देखें तो अगले एक और यौगिक का देखिए नामकरण अपन करते हैं। देखिए CH3 CH2 CH CH CH2 CH3, ये हमने जो है यौगिक लिया है, ठीक है। अब ये जो बीच में जो CH दे रखा है इसके एक तरफ जुड़ा हुआ है CH2 CH3 और एक तरफ जुड़ा हुआ है CH3। देखिए अब हमको जो है इसका क्या करना है नामकरण करना है, ठीक है। नामकरण करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, तो सबसे पहले हम जो है इसके लिए एक लंबी श्रृंखला का चयन करते हैं। तो देखते हैं लंबी श्रृंखला 1 2 3 4 नहीं जा रही, 1 2 3 4 5 6 जा रही, 1 2 3 4 5 6, यानी कि या तो ये चैन ले सकते हैं या फिर ये चैन ले सकते हैं। अब हमको पता है कि ये 1 2 3 आऊं या फिर 1 2 3 आऊं, दोनों तरफ से यदि मैं आऊं तो दोनों तरफ से जब देखें तो 3 पर जो है क्या जुड़ा हुआ है प्रतिस्थापी समूह जुड़ा हुआ है। देखिए ये जो CH3 जुड़ा हुआ है ये प्रतिस्थापी समूह है और ये CH3 CH2 प्रतिस्थापी समूह है। श्रृंखला का चयन किया 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन परमाणुओं की संख्या का हमने चयन किया। 2 प्रतिस्थापी समूह जुड़े हुए, ये दोनों क्या है प्रतिस्थापी समूह, ठीक है। अब इसका जो नामकरण होगा वो किस प्रकार से होगा, तो मैंने आपको बताया कि जब दोनों तरफ से समान अंक पर जो उपस्थित जब प्रतिस्थापी समूह होंगे तो उनके हम अंग्रेजी अक्षर के आधार पर जो है हम उसका नामकरण जो है उस प्रतिस्थापी समूह का नाम हम पहले लिखेंगे। हम तो पहले किसका लिखेंगे, तो देखिए ये CH3 समूह है, इसका नाम है मैथिल, ठीक है, और ये जो नाम है इसका क्या है एथिल। जब एथिल और मैथिल है तो हमको पता है कि E और M में जो इंग्लिश जो अल्फाबेट है उसके अंदर जो पहले आता है वो कौन सा आता है, तो E आता है। तो हमको पता चल गया कि हम सबसे पहले किसका यूज लेंगे, एथिल का यूज लेंगे। तो सबसे पहले देखिए जो है हम कार्बन चयन कर, अब ये हमारी जो है यहाँ पर जो है नामांकन इसका है वो क्या हो गया, गलत हो गया। अब हमको इधर से जो है नामांकन करना पड़ेगा 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब देखिए इसका जो चयन यहाँ पर जो है हमने कर लिया, तो देखिए 3 नंबर पर 1 2 3 पर कौन सा समूह जुड़ा हुआ है, एथिल। तो देखिए इसका नाम हो गया 3 एथिल। 4 नंबर पर कौन सा समूह जुड़ा हुआ है, 4 मैथिल, 3 एथिल 4 मैथिल। और कार्बन परमाणु की संख्या टोटल कितनी है, 6, और इसके ऊपर आधारित इसका नाम क्या हो जाएगा, हेक्सेन।
सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के मध्य, इस कारण इसका नाम हो जाएगा हेक्सेन, यानी कि इसका नाम क्या हो जाएगा 3 फॉर मेथिल हेक्सेन, 3 फॉर मेथिल हेक्सेन। इस प्रकार से इसका नामकरण हमने किया। एक और जो है हम यौगिक लेते हैं, देखिए CH3 CH Br CH Cl CH, ये हमने जो है श्रृंखला ले ली। अब देखिए हमको श्रृंखला का सबसे पहले क्या करना है, लंबी चेन का चयन करना है, नामांकन करना है। तो देखिए यहाँ पर 2 प्रतिस्थापी समूह जुड़े, इधर से लूं तो 2 पर, इधर से लूं तो भी 2 पर। ये क्लोरीन और ये ब्रोमीन, यानी कि क्लोरो और ब्रोमो, ये दोनों क्या है प्रतिस्थापी समूह। तो ब्रोमीन और क्लोरीन, इनमें जो है सबसे पहले जो अंग्रेजी कैपिटल लेटर्स या फिर अल्फाबेटिकली हम देखें, तो अल्फाबेटिकली देखें तो ये बी जो है सी से पहले आता है, यानी कि हमारा जो लंबी चयन का चयन होगा वो किस तरफ से होगा, इस तरफ से होगा। तो देखिए 1 2 3 4। तो हम सबसे पहले देखते हैं इसका नाम, देखिए 2 ब्रोमो, 2 ब्रोमो, 3 पर क्या जुड़ा हुआ है 3 क्लोरो, और इसका नाम क्या हो जाएगा मेथ एथ प्रोप ब्यूट, यानी कि 2 ब्रोमो 3 क्लोरो ब्यूटेन, ये इसका नाम हो जाएगा। और यदि हम दूसरा और यदि देखें तो इस प्रकार से हम जो है विभिन्न प्रकार के बहुत सारे उदाहरण जो है जिसके अंदर कार्बन कार्बन के मध्य जो है सिंगल बॉन्ड जिसमें पाया जाएगा वो हम एल्केन श्रेणी के अंदर रखेंगे, और इस प्रकार से हमने जो है एल्केन का नामकरण पढ़ा। अगले सेशन में हम जो है एल्कीन और एल्काइन का नामकरण जो है विस्तार से पढ़ेंगे, और विभिन्न प्रकार के उदाहरण लेकर के इस प्रकार से जो ये नियम पढ़े हमने, इन नियमों के ऊपर आधारित जो कार्बनिक यौगिकों का जो नामकरण है एल्कीन और एल्काइन समूह का, उन श्रेणियों का भी हम नामकरण पढ़ेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार।